न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अड़गांव में घर को लगी भीषण आग में 3 की दर्दनाक मौत, मृतकों में एक 6 साल की निष्पाप बच्ची का समावेश। हिवरखेड़ पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले अड़गांव में अवैध धंधों का बोलबाला, सभी अवैध व्यवसाय की ओर पुलिस की अनदेखी। शहर में अत्यंत पारदर्शी तरीके से चल रही पुलिस की भर्ती, पूरी पुलिस भर्ती पर जिला पुलिस अधीक्षक की नजर। विधायक के वक्तव्य को लेकर सरोपचार अस्पताल के परिचारिकाओं में नाराजगी, विधायक माफी मांगे अन्यथा 14 फरवरी से काम बंद की चेतावनी। तत्कालीन नगर भूमापन अधिकारी के खिलाफ धुलिया में कार्रवाई, लेकिन अकोला में क्यों नहीं? भूमापन अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट की ओर प्रशासन की अनदेखी। अब समाचार विस्तार से। गुरुवार की शाम करीब 7 बजे हिवरखेड़ पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अड़गांव के साप्ताहिक बाजार के पास शेख इब्राहिम के घर में लगी भीषण आग में घर में रहने वाले 3 किराएदारों की दुर्दैवी मौत हो गई, जिसमें एक 6 साल की निष्पाप बच्ची भी शामिल है। मुसलमान 6 वर्षीय स्वरा प्रभुदास सोलंके, 27 वर्षीय अनिल उकरडा चौहान और 55 वर्षीय रत्ना उकरडा चौहान आग में बुरी तरह झुलस गए। इनमें से स्वरा और अनिल की इलाज से पहले ही मौत हो गई, जबकि रत्ना चौहान की देर रात अकोला के सरोपचार अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 6 वर्षीय स्वरा यह रत्ना चौहान की बेटी है और अमरावती जिले के टाकरखेड़ शंभू की रहने वाली हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही गांव वाले तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। ग्राम पंचायत ने तुरंत पानी की सप्लाई शुरू कर दी। तेल्हारा और अकोट से दमकल विभाग की गाड़ियां भी घटनास्थल पहुंची थी। लोगों ने बताया कि घर में डीजल जमा होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया था। अड़गांव के साप्ताहिक बाजार के पास घर में लगी आग में घायल हुए सभी घायलों को पहले अकोट अस्पताल, पश्चात अकोला के सरोपचार अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चला है। घटनास्थल पर अकोट के पूर्व विधायक संजय गावंडे, उपविभागीय पुलिस अधिकारी निखिल पाटिल, तहसीलदार महेश रामगुंडे, थानेदार गजानन राठौड़, सब इंस्पेक्टर गिलबिले, तलाठी देशमुख, पुलिस पाटिल हागे आदि ने घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आग में झुलसे लोगों की मदद की। पुलिस विभाग की फॉरेंसिक टीम की वैन भी मौके पर पहुंच गई थी और देर रात तक जांच जारी थी। घटना को लेकर अकोट के उपविभागीय पुलिस अधिकारी निखिल पाटिल ने RRC न्यूज को जानकारी दी। मी SDPO अकोट बोलत आहे, निखिल पाटील। आज सुमारे 8 वाजताच्या दरम्यान हिवरखेड हद्दमध्ये अडगाव बुद्रुक या गावामध्ये एक घरामध्ये एक फायरचे इन्सिडेंट झालेले आहे। या घरामध्ये 3 लोक होते आणि ते गंभीर जखमी झाले होते। त्यांनी आपण पोलीसची गाडीमध्ये तुरंत पाठवले आणि फायर एक्सटिंग्विशर पण आले होते। त्यावेळी लोकांनी पण आग बुझवली आणि आपण पुढची प्रोसिजर करत आहे। फॉरेन्सिकचं टीम बोलवले आहे आणि आग कशामुळे लागली आणि काय मटेरियल होते आतमध्ये, गॅस सिलेंडर आहे की शॉर्ट सर्किट आणि काय होते ते बघत आहे आणि तपासमध्ये पुढीलची कारवाई करून आपल्याला पुढीलची माहिती देणार आहे। धन्यवाद। इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम फैल गया है। तीनों ही मृतकों का पोस्टमार्टम करने के बाद आज शुक्रवार को उन पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जब गांव के बीच में गैर कानूनी तरीके से डिब्बों में डीजल भंडारण किया जा रहा था, तो जांच एजेंसियां और पुलिस क्या कर रही थी? जिस तरह से अड़गांव के सभी समाज बांधवों ने आग में सभी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, वह सच में सामाजिक एकता का प्रदर्शन था। हालांकि वे सभी आग में फंसे 3 लोगों को बचाने में नाकाम रहे, लेकिन पड़ोस के बाकी सभी लोग सुरक्षित बच गए।
इस मौके पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि अड़गांव में गैर कानूनी धंधों से कौन सुरक्षित है। हिवरखेड़ पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले अड़गांव बुद्रुक में कई सालों से गैर कानूनी धंधे चल रहे हैं, लेकिन पुलिस उन पर उतनी नजर नहीं रख रही जितनी रखनी चाहिए। बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि वही गैर कानूनी धंधे करने वालों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं है। शराब, गांजा, अवैध पेट्रोल, डीजल, अवैध गुटखा, अवैध रेत खनन, चावल की कालाबाजारी जैसे गैर कानूनी धंधों ने इस गांव में 3 बेगुनाह लोगों की जान ले ली है। 12 फरवरी की रात को गैर कानूनी डीजल ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते बहुत बड़ी आग लग गई और बदकिस्मती से इस आग में एक मासूम बच्ची, एक महिला और एक युवक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। गांव में सभी गैर कानूनी धंधों को बंद करने और गैर कानूनी डीजल बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है। इस गांव के गैर कानूनी धंधों को बंद करने और इन गैर कानूनी डीजल बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद ही मृतक परिवार को इंसाफ मिलेगा। अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के मार्गदर्शन में शहर में पुलिस भर्ती प्रक्रिया अत्यंत अनुशासित तरीके से पारदर्शी तथा आधुनिक तकनीकी सहायता से चल रही है। जिले के 161 पुलिस पदों के लिए कुल 11,784 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक जगह के लिए 73 उम्मीदवार, ऐसी स्थिति होने के कारण सभी उम्मीदवारों के लिए हर एक पल महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। हर स्टेज पर पुलिस भर्ती के लिए आए उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता और मानसिक तैयारी को परखा जा रहा है। सुबह से ही ग्राउंड पर उम्मीदवारों की भीड़ दिखाई देती है। कुछ उम्मीदवार मन ही मन प्रार्थना करते दिखे तो कुछ आखिरी स्ट्रेचिंग करके खुद को साबित कर रहे थे। जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चाणक्य के मार्गदर्शन में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सीसीटीवी की निगरानी में और तकनीकी सुविधा से संपन्न हो रही है। गांव से आने वाले सभी उम्मीदवारों की सुविधा के लिए पीने का पानी, मेडिकल सर्विस, एम्बुलेंस, मोबाइल शौचालय और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली की सुविधा दी जा रही है। दौड़ के बाद उम्मीदवारों को केले, बिस्किट और ग्लूकोज बांटे जा रहे हैं। बाहर से आने वाले उम्मीदवारों के लिए निमवाड़ी पुलिस कॉलोनी के मल्टीपर्पज हॉल में रहने का इंतजाम किया गया है। खाकी वर्दी सिर्फ एक ड्रेस नहीं बल्कि जिम्मेदारी, अनुशासन और समाज सेवा की पहचान भी है। उस वर्दी के लिए यह संघर्ष अगले कुछ दिनों में और रंगीन होगा और यह हर उम्मीदवार की जिंदगी का एक अहम कदम होगा। आज तिसरा दिवस आहे पोलीस भरतीचा। आज 1300 कॅन्डिडेट्सला आम्ही कॉल केला होता, त्यापैकी 1000 जवळपास 80 कॅन्डिडेट्स आलेले आहे। आज सर्वांचे राहण्यासाठी मल्टीपर्पज हॉल जे आहे निमवाडी पोलीस वसाहतमध्ये तिथे केलेली आहे। तिथे पाण्याची सुविधा, व्यवस्थित वॉशरूमची सुविधा, तिथे गादी, बर्गर, मॅट सर्व आम्ही दिलेले आहे। तसेच तिथून वॉकिंग डिस्टन्सवर आमचा पोलीस हेडक्वार्टर ग्राउंड आहे, फक्त 1-2 मिनिटमध्ये पोहोचू शकतात लोक। इथे व्यवस्थित सायलेजर वगैरे आम्ही लावलेले आहे। पूर्ण जेव्हा ते इथे येतात सकाळी 4 वाजता 4:30 वाजता पूर्ण ऑन ग्राउंड मॅनेजमेंट सिस्टम आहे, सॉफ्टवेअर आहे, प्रत्येक इंटिग्रेटेड आहे, डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन सर्व ऑनलाईन आहे आणि आम्ही RFID सिस्टमचा वगैरे सर्व वापर करत आहे। आणि आता आमचे प्रोसेस पण थोडेसे फास्टर झाले। पहिला दिवस आम्हाला 3-4 वाजले होते 1600मध्ये। आजचा दिवस आम्ही 10:45 पर्यंत सर्व 1600 आणि 100 मीटरचा रेसेस कंप्लीट केला, जेणेकरून उन्हामध्ये हे धावणार नाही। आणि इथे जे काही डिटेल्स राहिलेली आहे, ज्यांचा गोलाफेक आहे, त्यांच्यासाठी पण आम्ही बसण्याची म्हणजे टेंटची व्यवस्था केली आहे। तर एकंदरीत खूप चांगली व्यवस्था सर्वांना आम्ही केले वाटप करत आहे। ग्लुकोज, बिस्किट्स, निंबू पाणी वेळोवेळी आणि यांना मार्क्स त्यावेळेसच दाखवत आहे, त्यांची सही घेत आहे। एक ट्रांसपरेंट मेरिट बेस्ड सिस्टम असा आमचा आधार है कि ये असला पाहिजे। विधायक साजिद खान पठान ने अस्पताल को दी गई भेंट के दौरान परिचारिकाओं पर दिए गए बयान की निंदा परिचारिका संगठन ने की। विधायक माफी मांगे, अन्यथा 14 फरवरी से काम बंद करने की चेतावनी भी दी गई। आमदार साजिद खान पठाण यांच्या वक्तव्याचा आमदार साजिद खान पठाण यांच्या वक्तव्याचा आमदार साजिद खान पठाण यांच्या वक्तव्याचा। सरोपचार अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर पश्चिम अकोला के विधायक साजिद खान पठान ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया था। अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों को दिए जा रहे
भोजन की गुणवत्ता, वार्डों की गंदगी, कर्मचारियों की अनुपस्थिति और दुर्व्यवहार जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन को फटकार लगाई। लेकिन उनकी भाषा में एकल शब्दों का उपयोग करना वहां की परिचारिकाओं को रास नहीं आया। उनके मुताबिक विधायक के इस बर्ताव से तथा राजनीतिक दबाव से परिचारिकाओं का मनोबल टूट रहा है। परिचारिकाओं की इमेज पर इसका असर हो रहा है। यह देखते हुए विधायक परिचारिकाओं तथा कर्मचारियों की माफी मांगे, अन्यथा 14 फरवरी से काम बंद आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी परिचारी संगठन ने दी। विधायक का निषेध करते हुए उन्होंने अस्पताल प्रशासन को अपनी मांगों का निवेदन दिया। अकोला के तत्कालीन नगर भूमापन अधिकारी के खिलाफ धूलिया में निलंबन की कार्रवाई हुई थी, लेकिन अकोला में क्यों नहीं, यह सवाल निर्माण हो रहा है। भूमापन अधिकारी व अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई गड़बड़ियों के खिलाफ जो रिपोर्ट आई थी, उसकी ओर प्रशासन की ओर से अनदेखी हुई है, ऐसा आरोप लग रहा है। पंकज पवार ने जून 2016 से जुलाई 2021 तक धुले के तत्कालीन नगर भूमापन अधिकारी के तौर पर काम करते हुए एक गड़बड़ी की। उन्होंने जिलाधिकारी की अनुमति के बिना 682 मामलों में क्षेत्र दुरुस्ती की थी। वही 92 मामलों में बसत्ता टाइप की जगह असत्ता करने का मामला स्वयं के अधिकार में दाखिल किया था। पंकज पवार यही नहीं रुके, उन्होंने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी की। 27 मामलों में उन्होंने नया सिटी सर्वे नंबर देकर नकली प्रॉपर्टी रिकॉर्ड तैयार किया। जांच में पता चला है कि कुल 801 ऐसे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड बनाए गए थे जिनमें गड़बड़ियां की गई थी और सरकार को चूना लगाया गया था। धुले में की गई गड़बड़ियों के लिए सस्पेंशन के बाद पंकज पवार का अकोला ट्रांसफर कर दिया गया था। अकोला में भी गड़बड़ियां करने के लिए उन्हें फिर से सस्पेंड कर दिया गया था। इस सस्पेंशन की कार्रवाई के बाद अकोला भूमि अभिलेख कार्यालय में एक जांच कमेटी भेजी गई थी। जांच कमेटी ने कई मामलों में गड़बड़ियां पाई। पता चला है कि ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को ही दबा दिया गया है। इस रिपोर्ट को क्यों दबाया गया, और पता चला है कि पंकज पवार के साथ साथ दूसरे जूनियर अधिकारी और कर्मचारी भी इन सभी गड़बड़ियों में शामिल थे। ऐसे में अकोला में सिर्फ पंकज पवार को ही सस्पेंड किया गया। सवाल यह उठ रहा है कि बाकी लोगों को किसने और क्यों बचाया। प्रशासकीय हलकों में इस बात पर चर्चा है कि जिला अधीक्षक, भूमि अभिलेख व उपसंचालक ने अकोला में कार्रवाई करने से क्यों परहेज किया। अपनी प्रलंबित मांगों को लेकर बुधवार से अर्बन एनवायरो कंपनी के शहर में कचरा संकलन करने वाले कचरा घंटा गाड़ियों के ड्राइवरों की हड़ताल चल रही है। इस कारण शहर में कचरा संकलन के लाले पड़ गए हैं। प्रतिदिन घरों से निकलने वाला कचरा संकलन न होने के कारण नागरिक परेशान हो गए हैं। अकोला शहर में कचरा संग्रहण के लिए नागपुर की अर्बन एनवायरमेंट कंपनी को हर महीने करीब 27 लाख रुपए का भुगतान महापालिका की ओर से किया जाता है। बावजूद इसके शहर में अपेक्षित मात्रा में कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है। कचरा संकलन करने वाले कचरा घंटा गाड़ियों के ड्राइवर को अभी तक पहचान पत्र, स्वास्थ्य उपचार के लिए अस्पताल कार्ड और मानदेय समय पर नहीं दिए जा रहे हैं। कचरा घंटा गाड़ियों पर प्रति माह 30 से 40 हजार रुपए खर्च करने के बावजूद संबंधित कंपनी उनसे 50 हजार की वसूली की मांग कर रही है। इन कर्मचारियों को वेतन भी कम दिया जा रहा है। अपनी सभी समस्या को लेकर कचरा घंटा गाड़ी ड्राइवर ने बुधवार से हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि महापालिका प्रशासन द्वारा उन्हें उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन यह कर्मचारी अपनी हड़ताल पर कायम है। अभी भी कई परिसरों में कचरा घंटा गाड़ी नहीं आने के कारण शहर के हर परिसर में जगह जगह कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इस कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। शहर में कचरा संकलन के लाले पड़ गए हैं। कचरा संग्रह न होने के कारण नागरिक परेशान हो गए हैं। मुझे ये बताइए कि अभी कचरा गाड़ी बंद है, क्या क्या तकलीफ हो रही है गृहिणियों को? कचरा गाड़ी बंद होने की वजह से कचरा एक जगह पे सारा जमा हो रहा, और फिर बहुत गंदी बांस भी आ रही है उसकी। और वो लोग आए भी तो उन लोगों को ये मालूम नहीं कि कुछ इधर आना चाहिए, और हम लोगों को ये भी तकलीफ हो रही कि वहाँ जाके पहले वो बोलते थे कि हम डालेंगे, अब बोलते आप खुद ही डालो। जब इतना पैसा देने के बाद भी उनका काम है कि कचरा गाड़ी भी अंदर तक के नहीं आती, मेन रोड पर ही खड़ी हो जाती है। और तीसरी बात ये कि अब तो कचरा गाड़ी आना भी बंद हो गया। सरकार ने पहले तो फ्री ऑफ चार्ज कचरा गाड़ी आती थी, उसके बाद में 30 रुपया शुरू हुआ, उसके बाद अब 50 तक के आ गए, हमने वो भी देना शुरू किया। लेकिन रेगुलर नहीं है गाड़ी, और 2 दिन 3 दिन आड़ में ही आ रही है। इसके बावजूद अब
उससे भी ज़्यादा चार्ज मांग रहे हैं तो कोई भी नहीं देने को तयार, और गाड़ी आना अभी फिलहाल तो बंद ही। सर्व पूर्ण गल्लीतल्या लेडीजांची जर हे खरंच RRCमुळे जर सर्वांनी जागृत जर झाले, जर झोपेत आहे ते सध्या त्यांना काही काम दिसत नाही आहे आणि ते जर येऊन सर्व काम करतील, आम्ही RRCना सर्व लेडीज आम्ही धन्यवाद आताच म्हणतो आणि तेव्हा पण म्हणू. सध्या कचरा असा आहे की खूप जमा झाला, त्याच्याने मच्छर वगैरे होतात आतमध्ये आणि तिकडून सर्वच गल्लीचा खूप प्रॉब्लेम आहे. तिकडनं आमच्या पूर्ण खिडक्या आहेत, त्याच्याने खूप असा वास येऊन राहिला, मच्छर वगैरे जास्त झाले आहेत. वहीं दूसरी ओर इन कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म करने के लिए संबंधित कंपनी द्वारा नए ड्राइवर को काम पर रखा गया है. पिछले 12 वर्षों से कचरा घंटा गाड़ियों पर काम करने वाले पुराने ड्राइवर ने कोरोना काल में भी लगातार काम किया था, बावजूद जिसके उनकी सेवा को नजरअंदाज करते हुए कचरा संकलन करने कंपनी द्वारा नए ड्राइवर को नियुक्त किया गया है. कुछ ड्राइवर ऐसे भी हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है. ऐसा आरोप कचरा घंटा गाड़ी पर कार्यरत पुराने ड्राइवर कर रहे हैं. ऐसे ही कुछ ड्राइवर को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं. सोमवार को इस समस्या को लेकर महापालिका में एक बैठक का आयोजन किया गया है. इस बैठक में अगर कचरा घंटा गाड़ियों के ड्राइवर की मांग पूरी नहीं होती है तो फिर से तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा, ऐसी चेतावनी यह ड्राइवर दे रहे हैं. अमेरिका तथा बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ है, इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र कपास उत्पादक किसानों पर हो रहा है. पूरे राज्य में इसका विरोध हो रहा है. कुछ जगहों पर अमेरिकन कपास की होली भी की गई है. यह समझौता कपास उत्पादक किसानों के हित में नहीं है, ऐसी प्रतिक्रिया शहर के कुछ किसान नेताओं ने व्यक्त की. टेक्सटाइल क्षेत्र में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ व्यापार समझौता भारत के किसानों के लिए घातक साबित हो रहा है. यह समझौता खासकर विदर्भ के कपास उत्पादक किसानों के लिए खतरनाक दिखाई दे रहा है. अमेरिकन कपास से बांग्लादेश में तैयार होने वाले कपड़ों पर अमेरिका 0% आयात शुल्क लगाएगा. वहीं दूसरी ओर भारत से एक्सपोर्ट होने वाले ऐसे ही प्रोडक्ट पर 18% टैक्स बनाए रखा गया है. यह देखते हुए विशेषज्ञ तथा किसान नेता डर जता रहे हैं. इसी फैसले से बांग्लादेश अमेरिकी कपास को ज्यादा तवज्जो देगा, क्योंकि राज्य में कपास उत्पादक किसानों के लिए बांग्लादेश एक अहम मार्केट माना जाता है. इस समझौते को देखते हुए भारत सरकार द्वारा कपास उत्पादक किसानों के हित को देखते हुए उचित उपाय योजना करनी चाहिए, अन्यथा कपास की बुआई पर इसका असर तो पड़ेगा ही, साथ ही किसानों की आत्महत्या भी बढ़ सकती है. ऐसी प्रतिक्रिया शहर के कुछ किसान नेताओं ने RRC न्यूज के समक्ष व्यक्त की. नुकताच भारत आणि अमेरिका हा जो एक ट्रेड डील झालेला आहे, त्याच्यामध्ये 100% भारत सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांचा जीव घ्यायचं ठरवलेलं दिसतंय. आणि ज्या पद्धतीचं ट्रेड डील आहे आणि त्याचे कोणतेही डॉक्युमेंट सरकारने पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून दिलेले नाही. सणाचा उत्सव जर सरकार साजरा करत असेल तर आम्ही त्याचा निषेध करतो आणि सरकारने या ट्रेड डीलमधून जितक्या लवकर होईल तितक्या लवकर बाहेर पडावं आणि भारतीय शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावं असं आमचं स्पष्ट मत आहे. बांगलादेशासोबत झालेल्या टेरिफ करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान होणार आहे. कारण की भारतीय कापूसाऐवजी बांगलादेश अमेरिकन कापसाची खरेदी करणार आहे. त्यामुळे भारताच्या हातात असलेली बाजारपेठ भारताच्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानाची आहे, कारण की ती बाजारपेठ शेतकऱ्यांच्या हातून निघून जाणार आहे. अमेरिका आणि बांगलादेशात जो कापूस करार झालेला आहे त्यामुळे भारतातील शेतकरी पूर्णतः अडचणीत आलेला आहे. अलीकडे अमेरिका बांगलादेश व्यापार करारामुळे भारतीय कापूस उत्पादकांसमोर मोठे संकट उभं राहत आहे. या करारानुसार बांगलादेश अमेरिका कापूस खरेदी करून कापड तयार करणार आणि त्या तयार कापडावर 0% टॅरिफ मिळणार आहे. याचा थेट परिणाम आपल्या भारतात होणार आहे, कारण आजपर्यंत जगामध्ये भारत देश याची मोलाची भूमिका निभावतो. आता मात्र बांगलादेश कर सवलत मिळाल्याने जागतिक बाजारपेठ भारतीय कापसाची मागणी कमी होईल, परिणामी कापसाचे दर घसरणार आणि त्याचा सर्वात मोठा फटका आपल्या देशातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. हमने अमरावती शहर के सर्वांगीण विकास के साथ साथ शहर की सफाई को भी प्राथमिकता दी है. महापालिका में अब सत्ता जनप्रतिनिधियों के हाथ में आ गई है, इसलिए हम उन लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं जिन्होंने हमें चुनकर दिया है. प्रशासक राज अब खत्म हो गया है, इसलिए खासकर महापालिका के सफाई कर्मचारियों को अपनी नींद से जाग जाना चाहिए, नहीं तो उनकी खैर नहीं है. ऐसे शब्दों में महापौर श्रीचंद तेजवानी ने काम में ढिलाई बरतने वालों को कड़ी चेतावनी दी. हम अमरावती शहर को साफ और सुंदर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस बारे में आयुक्त से बातचीत हुई.
इसलिए कर्मचारियों को पिछले प्रशासक राज में जो हुआ उसे भूलकर अब नए सिरे से मेहनत करनी चाहिए। लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। 16 फरवरी को हम सुबह 2 घंटे शहर की सफाई का जायजा लेंगे और इसमें दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा उड़ान पुल का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को अमरावती शहर से खास लगाव है, इसलिए महापौर श्री चंद तेजवानी ने भरोसा जताया कि वे उड़ान पुल के लिए निश्चित ही फंड देंगे। आपल्यासोबत या ठिकाणी नवनिर्वाचित महापौर आदरणीय श्रीचंद तेजवानी साहेब या ठिकाणी आहेत। आपण महापौर झाल्यानंतर कुठल्या विषयाला तुम्ही प्राधान्य दिलं आणि कुठल्या विषयाला सध्या तुम्ही हे केलेलं? मेरा प्रथम दिन जो गया मनपा में, सबसे पहले आयुक्त मैडम से बैठक लिया। आयुक्त मैडम से बैठक लेने के बाद में एक ही विषय मेरा था, स्वच्छता का। बाकी पत्रकार महोदयों ने मेरे से पूछा रोजगार का क्या, और पैसे नहीं है मनपा में कुछ बोलना है जो भी। मैंने बोला सभी विषय छोड़ दो, विकास के विषय पे बात कर रहे थे, मैंने उसको विषय को छोड़ देते। सबसे पहले स्वच्छता, क्योंकि ये 4 साल जो गए हुए हमारे, इसमें नागरिक बहुत त्रस्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो सहन किया है वो नागरिकों ने किया हुआ है, जबकि आज जो भी महानगर पालिका जो भी संस्था चलती है वो नागरिकों के भरोसे चल रही है। मेरे तरफ से भी मैंने स्वास्थ्य अधिकारियों को मीटिंग लिया, जितने भी मैंने उनको बोला है कि जितने भी स्वास्थ्य निरीक्षक हैं उनको सबकी मीटिंग लो। कल मीटिंग भी हो गई है उनकी, और उनको बोला है कि ये अभी जो प्रशासन राज्य जो कुंभकर्णी नींद थी प्रशासन राज्य में, वो नींद से जागो। 16 तारीख तक मैंने उनको समय दिया है। 16 को मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अपने 2 व्हीलर पे घूमूंगा। उसके बाद में भी जो वो नींद से नहीं उठा है तो उसको घर पे जाना पड़ेगा परमानेंट सोने के लिए। ये मैंने मैडम को भी बोला है, मैं कड़ी कार्रवाई करूँगा उनके ऊपर, क्योंकि ये गलतियाँ सिर्फ उनकी है, मैडम की नहीं है। मैडम अपने लेवल पे काम कर रही थी, मैडम अपने लेवल पे उनकी पगार निकाल रही थी, मैडम की कोई इसमें गलती नहीं है। जो सहयोग नहीं किया है तो नीचे के कर्मचारी अधिकारियों ने नहीं किया है, उसको अभी छोड़ने वाले नहीं है, ये हमने तय कर दिया। अमरावतीचा उड्डाण पूल बरेच दिवसापासून बंद आहे। हा सर्वात मोठा मुद्दा सध्या बनलेला आहे, कारण की या ठिकाणी ट्रॉफिक खूप जाम होत आहे। तर उड्डाण पुलाच्या संदर्भात आपण काय नियोजन केलं आहे आणि शासनासोबत कसे पत्रव्यवहार सुरू आहे? 5-6 दिन पहले हमारे पालक मंत्री माननीय श्री पालक बावनकुले जी, ये शायद विशेष प्रेम करते हैं अमरावती के ऊपर। जितनी बार पालक मंत्री देखा है अमरावती में, उनका आगमन होता है, इसके पहले बाहर के जो पालक मंत्री इतनी बार यहाँ नहीं आए, तो विशेष अमरावती के ऊपर प्रेम है। तो पुल का अभी एक निर्णय लिया उन्होंने कि जो नीचे पुल आ रहे हैं, ऐसा उनका बोलना है कि 25-30 साल ये आगे और चल सकती है। बीच का जो विषय है, बीच का जो भाग है, इसके लिए अपन अभी जो होने वाला है उसका उसमें फंड का वो व्यवस्था करने वाले हैं, और जल्द से जल्द मेरे कार्यकाल तक शायद उन्होंने बोला है कि अपन इसको लेके और पूर्ण करवा देंगे। आपल्यासोबत होते अमरावतीचे नवनिर्वाचित महापौर श्रीचंद तेजवानी साहेब यांनी स्वच्छताचा मुद्दा आणि अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत येत असलेला उड्डाण पुलाचा मुद्दा लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येईल असं म्हटलं आहे। मी संदीप मानकर, जिल्हा प्रतिनिधी, RRC नेटवर्क, अमरावती। वाशिम रेलवे स्टेशन की पार्किंग में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। संबंधित पार्किंग ठेकेदार का बाइक लेने आए युवक के साथ पुलिस को गाली देने का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना को लेकर लोग तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। पुलिस इस पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ऐसी मांग हो रही है। मिली जानकारी के मुताबिक संबंधित युवक ने अपनी बाइक रेलवे स्टेशन की पार्किंग में पार्क की थी, लेकिन पार्किंग रसीद उसके पास नहीं थी, बल्कि ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति के पास रह गई थी। इसलिए बाइक लेने आए युवक के साथ पुलिस को भी पार्किंग ठेकेदार द्वारा अश्लील गाली गलौज करने का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर जोरदार वायरल हो रहा है। वीडियो बनाने वाला युवक बाइक चला रहा था। बाइक लेने आए युवक को पार्किंग ठेकेदार ने रोक लिया। इस वजह से युवक ने ठेकेदार से कहा कि आप CCTV कैमरा चेक करो और देखो कि क्या हमने ही बाइक पार्क की थी या नहीं, और फिर मुझे गाड़ी दे दो। हालांकि इसके जवाब में वीडियो में पार्किंग ठेकेदार बदतमीजी और गंदी भाषा में जवाब देते हुए सुनाई दे रहा है। क्या हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं जो कैमरा चेक करेंगे? जब उस नौजवान ने शांति से कहा, अगर तुम मुझे गाड़ी नहीं दोगे तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी, तो ठेकेदार और भी भड़क गया
और बोला जो भी पुलिस वाला आए उसे ले आओ। पार्किंग ठेकेदार ने अपने साथी को पाइप बाहर निकालकर रखने को कहा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसने पुलिस को भी सीधे सीधे गंदी भाषा में गालियां दी। पुलिस के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से मामला और गंभीर हो गया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों की तरफ से इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसलिए इस पार्किंग ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। वाशिम जिले में 2 दिन पहले कई सेतु केंद्र आवंटित किए गए हैं, लेकिन कुछ बेरोजगार युवकों ने आरोप लगाया है कि मानोरा तालुका में इन सेतु केंद्रों के आवंटन में बड़े प्रमाण में आर्थिक व्यवहार हुआ है, जिसे लेकर इन युवकों ने जिलाधिकारी से पूरे सेतु केंद्र भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। वाशिम जिले में सेतु सुविधा केंद्रों के आवंटन के संबंध में एक विज्ञापन दिया गया था। उसके अनुसार आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन इस सेतु सुविधा केंद्र को चुनते समय मानोरा के एक बेरोजगार युवक प्रफुल्ल पाटिल ने आरोप लगाया है कि मानोरा तालुका में जो सेतु केंद्र आवंटन किया गया है उसे लेकर आर्थिक व्यवहार हुआ है। इन युवाओं ने यह भी आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में पैसे का लेन देन करके और सेतु केंद्र देकर हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। इसलिए पूरे सेतु केंद्र भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए और सेतु केंद्र भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से लागू किया जाना चाहिए। मानोरा निवासी प्रफुल्ल पाटिल ने जिलाधिकारी को एक निवेदन देकर यह मांग की है, लेकिन क्या अब इस युवक को इंसाफ मिलेगा, यह देखना भी जरूरी होगा। 1 जानेवारीला आमच्या सेतू संदर्भात मुलाखती झाल्या होत्या। त्यामध्ये बरेच जे पात्र असणारे विद्यार्थी होते, कॅन्डिडेट, त्यांना अपात्र करण्यात आलेले आहे। तर त्यामध्ये मला पात्र असताना काल अपात्र लिस्टमध्ये माझं नाव दिसल्यानंतर मी अचानक थोडं शॉक झालो आणि माझी तक्रार देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलो। पण इथे आमच्या तक्रारीची काही अशी दखल घेण्यात आली नाही। सगळे उडवाउडीचे आणि बनवाबनीचे उत्तर मिळाले। पूर्ण वाशिम जिल्ह्यात असे प्रकार झालेले आहेत। हा माझा व्यक्तिगत अनुभव आहे। त्यांनी आर्थिक देवाणघेवाण करून माननीय श्री देवरे साहेब एसडीओ यांच्यावर माझा सरळ आरोप आहे। त्यांनी आणि नायब तहसीलदार यांनी आर्थिक देवाणघेवाण करून ही त्यांच्या व्यक्तिगत एक मार्क वाढून लिस्ट बनवलेली आहे। रद्द करून याची फेरतपासणी करून नव्यानं परीक्षा घ्या, ऑनलाईन परीक्षा घ्या। जे पात्र आहे, जे खरोखर गुणवंत आहे, यांना तुम्ही पात्र करा, अशी माझी मागणी है। अकोला महापालिका का अतिक्रमण हटाओ विभाग इन दिनों फिर से सक्रिय हो गया है। शहर में अनधिकृत बांधकाम पर कार्रवाई चल रही है। इसी पार्श्वभूमि पर आज रेलवे स्टेशन चौक के न्यू क्वालिटी होटल पर जेसीबी की सहायता से कार्रवाई की गई। महापालिका में गुरुवार को विधायक रणधीर सावरकर तथा भाजपा के पदाधिकारी ने मनपा आयुक्त से मिलकर शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद महापालिका का अतिक्रमण हटाओ विभाग फिर से सक्रिय हो गया है। आज रेलवे स्टेशन परिसर के एक होटल पर कार्रवाई की गई। खास बात यह है कि संबंधित होटल का लीज पीरियड खत्म होने के बाद भी उस जगह का इस्तेमाल किया जा रहा था। महापालिका के अतिक्रमण हटाओ विभाग ने यह कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई थी। महापालिका प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी इसी तरह का अभियान जारी रहेगा। इन दिनों चल रही कार्रवाई के जरिए संबंधित लोगों को यह चेतावनी दी जा रही है कि वे अतिक्रमण धारकों की मनमानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अड़गांव में घर को लगी भीषण आग में 3 की दर्दनाक मौत। मृतकों में एक 6 साल की निष्पाप बच्ची का समावेश। हिवरखेड़ पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले अड़गांव में अवैध धंधों का बोलबाला। सभी अवैध व्यवसाय की ओर पुलिस की अनदेखी। शहर में अत्यंत पारदर्शी तरीके से चल रही पुलिस की भर्ती। पूरी पुलिस भर्ती पर जिला पुलिस अधीक्षक की नजर। विधायक के वक्तव्य को लेकर सरोपचार अस्पताल के परिचारिकाओं में नाराजगी। विधायक माफी मांगे, अन्यथा 14 फरवरी से काम बंद की चेतावनी। तत्कालीन नगर भूमापन अधिकारी के खिलाफ धुलिया में कार्रवाई, लेकिन अकोला में क्यों नहीं? भूमापन अधिकारी व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट की ओर प्रशासन की अनदेखी।
समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।